नाउ नेक्स्ट इज फिरोसामाइड क्या है? लेसिक्स, सबने सुना होगा लेसिक्स का नाम। ये होता है लूप डायूरेटिक, ठीक है। तो ये एक्शन क्या, लूप डायूरेटिक का क्या मतलब होता है कि हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर जो है बाहर कर देगा, ठीक है, वाटर लॉस कर देगा, मतलब यूरिन आउटपुट जो है ये बढ़ा देगा, ठीक है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा। वर्क कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? ये जो है सोडियम का एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता लूप ऑफ हेनले में, और वो भी कौन सा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। तो अब क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स में सोडियम जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, वाटर जो है हमेशा सोडियम को फॉलो करता है। रीनल ट्यूब्यूल्स में सोडियम बहुत ज़्यादा है तो वाटर भी यहीं पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन देखा जाएगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ओके, अब इसके यूजेस क्या है, कब कब इसको दिया जा सकता है? पल्मोनरी इडीमा, लंग्स में जो है इडीमा हो गया है, बहुत बढ़िया दवाई है लेसिक्स, पल्मोनरी इडेमा में काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, सेकंड इज हाइपरटेंशन में भी इसको दे सकते हैं। हाइपरटेंशन, अगर फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हाइपरटेंशन हो रही है तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थर्ड इज हार्ट फेलियर में इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली रीनल फेलियर, अगर किडनी फेल हो गई है, अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन नहीं बना पा रही है, तो ऑब्वियसली उसमें लेसिक्स देना पड़ेगा। एंड लास्ट इज हाइपर कैल्सीमिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइपर कैल्सीमिया, जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी हम लेसिक्स देते हैं, ठीक है। तो यूजेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं, एक तो हम इसको पल्मोनरी इडीमा में देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है ये पल्मोनरी इडीमा का। सेकंड जो है हाइपर कैल्सीमिया में देंगे। फाइन, डोज जो है स्टार्टिंग डोज हम हमेशा 20 to 40 रखेंगे IV, ठीक है। इसके बाद में लेसिक्स जो है कभी भी रैपिडली नहीं देना है, रैपिडली आपको नहीं देना है क्योंकि ये ओटोटॉक्सिसिटी कर देता है, ठीक है। तो परमानेंट ईयर डैमेज मिलेगा अगर आपने रैपिडली लेसिक्स दिया है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे। देखो, ये हर चीज़ का हाइपो कर देगा, ठीक है, मतलब हाइपोमैग्नीशीमिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन, ठीक है, ये हर चीज़ को जो है कम कर देगा। अगर ये जो है यूरिन का आउटपुट बढ़ा रहा है तो सब कुछ इसके साथ निकल जाएगा, हर चीज़ जो है हाइपो हो जाएगी। बस एक चीज़ हाइपर होगी, हाइपर यूरिसेमिया, ठीक है, यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है। ओके, तो इसीलिए लेसिक्स जो है गाउट के केसेस में नहीं दिया जाता, ठीक है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गाउट में जो है कभी भी लेसिक्स नहीं दिया जाता बिकॉज ये हाइपर यूरिसीमिया कॉज करता है। और क्या है इसका साइड इफेक्ट? एक और है ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी भी करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट नर्सिंग कंसिडरेशंस क्या है, किस किस चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे? पहली चीज हमेशा जो है पोटेशियम जो है इसमें मॉनिटर करेंगे अगर किसी पेशेंट का लेसिक्स चल रहा है तो, ठीक है। अगर पोटेशियम 3.5 से कम है तो वी विल विदहोल्ड दी लेसिक्स। ओके, सेकंड थिंग, लेसिक्स जो है हम हमेशा मॉर्निंग में देंगे क्योंकि अगर आपने रात को इवनिंग टाइम पे लेसिक्स दिया तो इसमें क्या होगा, नॉक्च्यूरिया देखा जाएगा, पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने के लिए नाइट में जाना पड़ेगा, इसीलिए जो है मॉर्निंग में इसकी डोज दी जाती है। थर्ड, डेली वेट जो है चेक करना है, ठीक है, सेम टाइम पे सेम कपड़ों में जो है आपको वेट चेक करना है डेली। फोर्थ पॉइंट, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये क्या है? जब पेशेंट जो है करवट बदलता है, पोजीशन चेंज करता है, तब जो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिल सकती है। तो वी विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट की जो है करवट जो है, पोजीशन जो है आराम से चेंज करनी है, बहुत जल्दबाजी में नहीं करनी है। एंड लास्ट पॉइंट इज फोटो सेंसिटिविटी, ये जो है फोटो सेंसिटिविटी भी करता है, ठीक है, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे कि सन में ना जाए। तो इधर से किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे? एक क्वेश्चन बन सकता है कि बिफोर गिविंग लेसिक्स आप क्या मॉनिटर करोगे? BP मॉनिटर करोगे, पोटेशियम मॉनिटर करोगे। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है लेसिक्स जो है किस रेट पे एडमिनिस्टर करोगे? अभी बताया था रैपिडली नहीं देना है, स्लोली देना है, तो कितना स्लोली देना है, कितना देना है? 20 mg पर मिनट, ये इसकी हमें डोज रखनी है। थर्ड जो है खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, किस तरह का खाना हम पेशेंट को देंगे? वी विल गिव पोटेशियम रिच फूड, ठीक है, जैसे कि बनाना है, स्पिनच है, ये सब जो है हम पेशेंट को देंगे बिकॉज इसमें हाइपोकैलीमिया देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर
पेशेंट जो है लेसिक्स पे है और वो बोल रहा है कि रिंगिंग साउंड आ रही है मेरे ईयर में, ठीक है, तो ये पेशेंट को क्या हो रहा है, दैट इज टिनाइटस, ठीक है। रिंगिंग साउंड इन द ईयर इज नॉन एज टिनाइटस, और ये जो है एक साइन है ईयर डैमेज का, ठीक है, ईयर टॉक्सिसिटी हो गई है तब जो है टिनाइटस देखा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर किसी पेशेंट को सल्फोनामाइड से जो है एलर्जी है तो उसमें हम लेसिक्स देंगे या नहीं देंगे, तो उसमें हम लेसिक्स नहीं देंगे क्योंकि ये भी सल्फा बेस्ड ड्रग्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है, कि अगर किसी पेशेंट को सल्फोनामाइड से एलर्जी है उस केस में हम जो है लेसिक्स भी नहीं देंगे उस पेशेंट को, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि ब्लड ग्लूकोज पे इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया करता है, ग्लूकोज को बढ़ा देगा बट माइल्ड, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेसिक्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है किसी पॉइंट को लेके नीचे कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कमेंट में ही, ठीक है। बट द मेन थिंग इज तुमको वीडियो समझ आनी चाहिए और पेपर में एटलीस्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो। इसी में मेरी वीडियो बनाने की सक्सेस है कि अगर आप मेरे टॉपिक से क्वेश्चन ना गलत करके आओ, ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्रग, दैट इज मैनिटोल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। तो मैनिटोल क्या होता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ये भी सेम लेसिक्स की तरह डायूरेटिक है बट ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है और वो जो है लूप डायूरेटिक था, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड की ऑस्मोलैलिटी जो है बढ़ा देगा, ठीक है। एक्चुअली ये ड्रग जो है ना, ये शुगर बेस्ड ड्रग है, ठीक है। हमने सुना है कि अगर किसी पानी में हम शुगर मिला देंगे तो उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है बढ़ जाती है, ठीक है, और वो जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो सेम ये क्या करेगा, चीनी जैसा, शुगर जैसा जो है ड्रग है, ब्लड में गया, ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देगा और सारा पानी जो है खींच लेगा टिश्यूज से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टिश्यूज से पानी जो है खींचेगा, पुल वाटर, और कहाँ ला देगा, सारा ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड में जो है सारा पानी आ गया है, ये जो है किडनी में जाएगा और वाया यूरिन जो है निकल जाएगा, मतलब इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ओके। तो इसका यूज क्या होगा, जब पेशेंट का आईसीपी रेज्ड हो जाता है, इंट्राक्रीनियल प्रेशर जो है बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर सेरिब्रल इडीमा है, उन केसेस में हम मैनिटोल यूज करेंगे। सेकंड, आईओपी, जब ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो हम मैनिटोल यूज करेंगे ताकि वो जो फ्लूइड जो है बढ़ गया है उसको हम बाहर निकाल सकें बॉडी से, ठीक है। थर्ड इज अक्यूट रीनल फेलियर है तो भी हम मैनिटोल दे सकते हैं, बट ये अर्ली स्टेज में देते हैं, लेट स्टेज में वी विल प्रेफर लेसिक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज डोज क्या रखेंगे, 0.25 से 1 ग्राम पर केजी, ये इसका डोज रहेगा। ये जो है 3 फॉर्म्स में आता है, 10% मैनिटोल होता है, 20% होता है एंड 25% होता है, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स में ये आता है। प्लस जब ये कोल्ड हो जाता है, मतलब अगर ठंड में तुमने इसको मैनिटोल को रख दिया है तो एक क्रिस्टलाइज बन जाता है, क्रिस्टल बन जाते हैं इसके, ठीक है, बॉटल में, आईवी ट्यूबिंग्स में। तो हम जो है इसमें इनलाइन फिल्टर यूज करते हैं ताकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे, ठीक है। तो इनलाइन फिल्टर जो है यूज होता है वाइल गिविंग दिस ड्रग, ओके। अब साइड इफेक्ट्स देखो इसके क्या हो सकते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज पल्मोनरी इडीमा, ठीक है। पल्मोनरी इडीमा इसमें देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिलेगा, ये तो पानी बाहर निकाल रहा था, फिर भी पल्मोनरी इडीमा कैसे हुआ, देखो इसने क्या किया, सारे टिश्यूज से पानी निकाल के ब्लड में ले आया, ठीक है। अब ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के पास, और हार्ट में अगर ज़्यादा ब्लड होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी इडीमा होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी इडीमा इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका दिमाग यहाँ चलेगा नहीं, आप सोचोगे कि ये तो पानी को बाहर निकाल रहा है, तो ये तो इंडिकेशन हुई, पल्मोनरी इडीमा में तो हम इसको यूज करेंगे, ऐसा नहीं है, ये इसका साइड इफेक्ट है, इस ड्रग की वजह से जो पल्मोनरी इडीमा हो सकता है, ठीक है। सेकंड जो है ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन करेगा, ठीक है, ये तो कॉमन है। थर्ड जो है हाइपो और हाइपर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकता है, कुछ चीज़ें हाइपो मिलेंगी, कुछ हाइपर मिलेंगी, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसमें देखने को मिलेगा। एंड थर्ड इज हेडेक एंड डिजीनेस, ये इसमें देखा जाता है। अब आ जाओ अपनी नर्सिंग कंसिडरेशंस पे, हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इज हम मैनिटोल देने वाले थे और हमने देखा कि इसमें क्रिस्टल्स बन गए हैं, ठीक है। अभी बताया था क्रिस्टल्स बन जाते हैं ठंड में,
तो क्या करेंगे, पहले इसको वार्म करेंगे, ठीक है, वार्म करना है बॉटल को, फिर जो है आप ये ड्रग एडमिनिस्टर करोगे, ठीक है। वार्म कैसे करते हैं, प्रोफेशनल हीट कैबिनेट्स होते हैं, हीटर्स होते हैं, ओटीज में अवेलेबल होते हैं, आईसीयू में अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे भी मैनिटोल आता है वहाँ पे ये हीटर्स भी अवेलेबल होते हैं, ताकि इसको जो है गर्म किया जा सके और जो क्रिस्टल्स जो है वो मेल्ट डाउन हो जाए या खत्म हो जाए, ठीक है। तब जो है हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे। सेकेंड इज, हम जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का एंड जीसीएस चेक करते रहेंगे, क्योंकि देखो रेज्ड आईसीपी था, उसकी वजह से एलओसी हो गया होगा, जीसीएस उसका खराब हो गया होगा, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि आईसीपी कम हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे ही तो पता चलेगा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस खत्म हो गया है, जीसीएस इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है इंडिकेटर्स हैं कि हाँ ड्रग जो है इफेक्ट दिखा रहा है। थर्ड जो है फोलीज, ऐसे पेशेंट को फोलीज कैथेटर जरूर डालना है ताकि हम जो है आवरली यूरिन आउटपुट चेक कर सके, ठीक है, आवरली यूरिन आउटपुट इसमें चेक होगा। एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्कल्टेट फॉर लंग साउंड सुनते रहेंगे कि कभी पल्मोनरी इडीमा तो नहीं हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्सिंग कंसिडरेशन, क्या क्या हम ध्यान रखेंगे। तो इधर से यही सब क्वेश्चन बनते हैं कि अगर जो है मैनिटोल आप एडमिनिस्टर कर रहे हो तो एक इनलाइन फिल्टर जो है आपको ट्यूबिंग में लगाना है ताकि क्रिस्टल्स अंदर ना पहुंच जाए, या फिर अगर मैनिटोल दे रहे हो तो पहले उसको वार्म करोगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं देंगे, नहीं तो क्रिस्टल्स अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एसोसिएटेड होती है मैनिटोल के देने से, चांसेस हैं कि हो जाए, तो पल्मोनरी इडीमा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ कम टू द डिजॉक्सिन, अगेन एन इम्पॉर्टेंट ड्रग। तो डिजॉक्सिन क्या है, ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड मतलब आइनोट्रॉप है ये, ओके। अब ये जो है 3 फंक्शन करता है, इट इज पॉजिटिव आइनोट्रॉप, इट इज नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप एंड थर्ड इज नेगेटिव क्रोमोट्रॉप। अब ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रॉप मतलब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा कर देगा, ठीक है, बढ़ा देगा हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, फाइन, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप मतलब डिक्रीजेज क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है उस कंडक्शन को जो है स्लो डाउन कर देगा, कम कर देगा, इसीलिए दिस इज नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप, ठीक है। एंड नेगेटिव क्रोमोट्रॉप मतलब डिक्रीजेज हार्ट रेट को कम कर देगा, ठीक है। अगर ये हार्ट रेट बढ़ाता तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्रोमोट्रॉप है, ठीक है। तो क्रोमोट्रॉप मतलब हार्ट रेट, नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है, ओके। तो ये एक्ट कैसे करता है, हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कम कर देगा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन अगर कम हुआ तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्ट करेगा, बट हार्ट रेट कम करेगा पर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा रखेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया करेगा, बढ़ा देगा, बट हार्ट रेट कम कर देगा, याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। यूज़ कब होता है, हार्ट फेलियर में, हार्ट फेलियर में हार्ट जो है वीक हो चुका है तो उसको कोई पॉजिटिव आइनोट्रॉप चाहिए जो जल्दी से अच्छे से मतलब कॉन्ट्रैक्ट करा सके, तो हार्ट फेलियर में ही यूज़ होगा, ठीक है। सेकेंड इज एएफ, एट्रियल फिब्रिलेशन में बहुत बढ़िया काम करता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी जो है हार्ट मतलब अपर चेम्बर्स जो है बीट कर रहे थे तो ये क्या करेगा, उनको जो है स्लो डाउन कर देगा क्योंकि ये नेगेटिव क्रोमोट्रॉप है। डोज क्या रहेगी इसकी, 0.125 से 0.25, ठीक है, ये मेंटेनेंस डोज है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्टिंग डोज दोगे तो वो कितनी दोगे, 0.5 से 1 mg, ठीक है, ये होती है स्टार्टिंग डोज, बट इसके बाद में मेंटेनेंस पे चलेगी डोज, ये हो जाएगी 0.125 से 0.25, फाइन। अब एक इसकी होती है थेराप्यूटिक रेंज, कितना अगर इसका रेंज रहेगा तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो है 0.5 से 2 mg/ml, ये जो है इसकी थेराप्यूटिक रेंज है, बट अगर इसकी रेंज जो है अबव 2 पहुंच जाए, अबव 2 mg/ml पहुंच जाए तो ये जो है टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है, इसकी बहुत नैरो थेराप्यूटिक रेंज रहती है, ठीक है, 0.5 और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसीलिए इस ड्रग के टॉक्सिसिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है हमें कैसे पता चलेगा, कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी तो अर्ली फेज में हमें देखने को मिलेगा एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। एंड लेट में क्या देखने को मिलेगा, लेट में बहुत खतरनाक चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेट में हमें मिलेगा विजुअल प्रॉब्लम, ठीक है, विजुअल में क्या है, ब्लर विजन देखने को मिलेगा,
येलो ग्रीन हेलोज, ठीक है। जब भी पेशेंट जो है लाइट को देखेगा तो उसके चारों तरफ उसको येलो एंड ग्रीन कलर के हेलोज दिखेंगे। और डबल विजन, डिप्लोपिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, एरिथमिया, ये एरिथमिया कॉज करता है, ठीक है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अब हम जो है नर्सिंग कंसिडरेशन में किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस ड्रग में जो है नर्सिंग कंसिडरेशन खूब पूछी जाती हैं। पल्स रेट, पहले जो है आप पल्स का सुन लो। अगर पेशेंट की पल्स, मतलब अडल्ट पेशेंट की पल्स 60 से कम है, आप ड्रग को विद होल्ड कर दोगे, ठीक है। अगर बच्चे की पल्स जो है 70 से कम है, आप विद होल्ड कर दोगे। एंड अगर इन्फेंट की पल्स जो है 90 से कम है तो आप इसको विद होल्ड कर दोगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, हाइपोकेलीमिया है, पोटेशियम कम है, तो इसकी वजह से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने अपने पेशेंट में हाइपोकेलीमिया नहीं होने देना है। क्या करता है हाइपोकेलीमिया, हार्ट की जो है सेंसिटिविटी बढ़ा देता है टुवर्ड्स डिजॉक्सिन, कि नॉर्मल डिजॉक्सिन भी हम देंगे तो हार्ट पे खूब असर पड़ेगा उसका और ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो हाइपोकेलीमिया क्या करता है, सेंसिटिविटी ऑफ हार्ट बढ़ा देता है टुवर्ड्स डिजॉक्सिन, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में हमें रेगुलरली जो है पल्स एंड पोटेशियम मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। फोर्थ इज, इसका एंटीडोट क्या है। अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो एंटीडोट इज डिजिबाइंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजॉक्सिन, ठीक है। अगेन एंड इम्पॉर्टेंट ड्रग है। एक्चुअली ये मैंने जो जितने भी इस स्लाइड में डाले हुए हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको किसी को आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी ड्रग्स आप छोड़ दो जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, समय कम है आप लोगों के पास में तो उनको फिर भी एक बार को निगलेक्ट किया जा सकता है, बट इनको मत छोड़ना। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्रग। लिथियम क्या होता है, एंटी मैनियक ड्रग है, मेनिया में दी जाती है, या फिर इसको मूड स्टेबलाइजर भी बोलते हैं, ओके। ये क्या है, रीअपटेक बढ़ा देगी, किसका, नोरेट का और डोपामीन का, ठीक है। इन दोनों का रीअपटेक ये बढ़ा देती है, ठीक है। यूज़ कब की जाती है, बाइपोलर डिसऑर्डर में। ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम, ठीक है। बात करते हैं इसकी थेरेप्यूटिक रेंज की। थेरेप्यूटिक रेंज इसकी अगेन बहुत नैरो है, जैसे डिजॉक्सिन की नैरो थी, इसकी भी नैरो है, और ये है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है। ये इसकी थेरेप्यूटिक रेंज है, बहुत नैरो है तो टॉक्सिसिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर 1.2 से ऊपर गई ड्रग तो मतलब ये जो है टॉक्सिक है, ओके। अब टॉक्सिसिटी भी 3 तरह की हो सकती है, माइल्ड टॉक्सिसिटी, मॉडरेट या फिर सीवियर टॉक्सिसिटी। माइल्ड टॉक्सिसिटी में आपको मिलेगा ब्लर्ड विजन और एटेक्सिया, टिनाइटस एंड परसिस्टेंट नोजिया, वॉमिटिंग एंड सीवियर डायरिया। ये सब जो है माइल्ड में देखने को मिलेगा। मॉडरेट में क्या रहेगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है, ट्रिमर्स इसमें देखने को मिलेंगे एंड मेंटल कंफ्यूजन, ओके। माइल्ड का मतलब है 1.5 से 2 के बीच में, मॉडरेट है 2 से 3.5 के बीच में, और अगर सीवियर है मतलब मोर देन 3.5 है तो क्या देखने को मिलेगा, शीजर्स, कोमा क्या इसमें देखने को मिलेगा, एरिथमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट क्या मिलते हैं इसमें, साइड इफेक्ट के लिए आप याद रखोगे LITH, L फॉर ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगी। I फॉर इंसिपिडस, मतलब डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें जो है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट देखा जाता है। T फॉर ट्रिमर्स जो हैं कॉमनली इसमें देखे जाते हैं, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। ये सब जो है इसके साइड इफेक्ट हैं एंड दैट इज कॉमन एंड एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब इसमें हम नर्सिंग कंसिडरेशंस क्या रखेंगे, किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखो डिजॉक्सिन था तो हम पोटेशियम का ध्यान रख रहे थे, इसमें हम सोडियम का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हाइपोनेट्रीमिया हुआ तो लिथियम जो है ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। सोडियम जो है अगर कम हुआ तो लिथियम बढ़ जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे एडिक्वेट सोडियम एंड वाटर लेते रहना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब हमें लिथियम का रेंज चेक करना हो कि ब्लड में कितना लिथियम है, ठीक है, तो वो सैंपल हम कब ड्रॉ करेंगे, कब विड्रॉ करेंगे, ये हम विड्रॉ करेंगे 12 आवर्स के बाद में। जैसे अभी मैंने लिथियम की डोज ली है, उसके 12 घंटे बाद 12 आवर्स के बाद जो है जब ट्रफ आ जाएगा, मतलब उस ड्रग का लो लेवल आ जाएगा, उस टाइम पे हम जो है सैंपल विड्रॉ करेंगे। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
प्रेगनेंसी में ये ड्रग नहीं देते हैं क्योंकि ये टेरेटोजेनिक है। टेरेटोजेनिक मतलब क्या करेगी, ये एब्स्टिन एनोमली करती है। एब्स्टिन एनोमली क्या होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है। एब्स्टिन एनोमली में कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट देखे जाते हैं, इसीलिए कभी भी प्रेगनेंसी में लिथियम नहीं दिया जाता। एंड लास्ट इज किडनी फंक्शन जो है हम इसमें मॉनिटर करते रहेंगे, क्रेटिनिन चेक करेंगे एंड BUN, ठीक है, क्योंकि किडनी ही है जो लिथियम को बाहर करेगी बॉडी से। अगर किडनी खराब हो जाएगी तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है बार बार क्रेटिनिन एंड BUN चेक करना पड़ता है। तो अब इधर से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिथियम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई पर्सन लिथियम थेरेपी पे है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखा जाएगा, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, ओके। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है तो आप उसको कौन सी डाइट दोगे, लो सोडियम दोगे, नॉर्मल दोगे या हाई दोगे, ठीक है। तो इधर अपना आंसर रहेगा नॉर्मल सोडियम, ओके। इसमें हमें ज़्यादा सोडियम देने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नॉर्मल ही रखेंगे, बिकॉज सोडियम ज़्यादा भी परेशान करता है एंड लो भी परेशान करेगा। तो इधर जो है हम इसमें नॉर्मल सोडियम रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि अगर किसी पेशेंट में कोर्स हैंड ट्रिमर्स देखे जाते हैं, ठीक है, फाइन नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, फाइन फिर भी ओके होता है। लिथियम थेरेपी में कोर्स ट्रिमर्स देखे जाते हैं, ये जो है बहुत बुरे होते हैं, ओके। तो कोर्स ट्रिमर्स अगर देखे जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो है विदहोल्ड करोगे ड्रग को, विदहोल्ड द ड्रग एंड नोटिफाई द फिजिशियन, फाइन। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, अगर किसी हॉट समर डे है, बहुत गर्मी वाला दिन है और जिस पेशेंट को लिथियम चल रही है उसको मैराथन के लिए जाना है, ठीक है, उसका कोई रनिंग का मैराथन है, तो आप उसे क्या टीचिंग दोगे, ठीक है। तो आप उसे टीचिंग दोगे कि ज़्यादा वाटर इनटेक रखना है प्लस ज़्यादा सोडियम खाना है। क्यों, क्योंकि हॉट समर डे है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी तो वाटर एंड सोडियम का लॉस होगा, ओके। तो इसलिए टीचिंग आपकी रहेगी कि सोडियम एंड वाटर का इनटेक बढ़ा देना है, फाइन। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ड्रग्स जो है आप नहीं लोगे लिथियम के साथ में, आपकी लिथियम थेरेपी चल रही है तो कौन से ड्रग्स अवॉइड करोगे, ठीक है। हियर आंसर इज डायूरेटिक्स में भी स्पेशली लेसिक्स आप नहीं लोगे प्लस एनसेड्स, ठीक है, एनसेड्स जो है नहीं लोगे। एक क्वेश्चन हो सकता है कि जिस पेशेंट की बहुत लंबे टाइम तक लिथियम थेरेपी चल रही है, ठीक है, तो उसमें क्या देखा जाएगा, रीनल पे कौन सा असर पड़ेगा। तो हियर आंसर इज नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस देखने को मिलता है अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म लिथियम थेरेपी पे है तो, फाइन। इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं अपने, पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीयूरिया मतलब पेशेंट को बहुत बार बार जो है यूरिन जाना होगा और डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और डायबिटीज इंसिपिडस का उल्टा क्या होता है अपना, SIADH। इसके लिए मैंने क्लास कराई थी, उसमें क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ज्यादा बन जाएगा और सारा फ्लूइड जो है बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। तो डायबिटिक इंसिपिडस एंड SIADH जो है अपोजिट होते हैं, फाइन। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर किसी पेशेंट की आप लिथियम थेरेपी स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसके कौन से टेस्ट करवाओगे। हियर आंसर इज KFT, किडनी टेस्ट कराओगे, प्लस TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट आप कराओगे लिथियम थेरेपी स्टार्ट करने से पहले, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट लिथियम की किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको पढ़ के जाना। एक्चुअली इस सीरीज के सारे ड्रग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही अच्छे से करने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट ड्रग दैट इज हेलोपेरिडोल, ठीक है। हेलोपेरिडोल हमें पता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ठीक है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। दो तरह के एंटीसाइकोटिक्स हमारे पास होते हैं, एक टिपिकल और एक एटिपिकल। टिपिकल के अंडर हेलोपेरिडोल आता है एंड एटिपिकल के अंडर आता है कोलिंजापीन, ओलिंजाबीन, ठीक है। ये सब जो है एटिपिकल के अंडर आते हैं। टिपिकल जो है पुराने वाले ड्रग्स हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग हैं, पहले के टाइम पे यूज होते थे, ठीक है। फिर देखा गया कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे EPS सिम्टम्स हमें दिखते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ओके। इसके अंडर क्या आता है, डिस्टोनिया आता है, पार्किंसन आता है, टार्डिव डिस्काइनेशिया आता है, ये सब आता है, ओके। तो इसीलिए क्या लगा कि इस ड्रग के इतने फायदे नहीं है जितने नुकसान है, तो नेक्स्ट जनरेशन इंट्रोड्यूस की गई, मतलब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स लाए गए, फाइन।
उसके भी साइड इफेक्ट हैं बट रिलेटिवली जो है कम है। ओके, तो अब ये काम कैसे करता है, हेलोपेरिडोल क्या करता है, ब्लॉक कर देगा डोपामीन को। ओके, डोपामीन को कम कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स थे, जो आवाजें सुनाई दे रही थी पेशेंट को या फिर डिल्यूजन था, वो जो है कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, पॉजिटिव सिम्टम्स देखे जाते हैं पेशेंट में, नेगेटिव सिम्टम्स देखे जाते हैं, दोनों ही बुरे हैं, अच्छा कोई नहीं है इनमें से। ठीक है, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव सिम्टम्स जो है उनको खत्म कर देता है। ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम्स को कम करेगा। नाउ कम टू द यूजेस, कब दिया जाएगा, साइकोसिस में दिया जाएगा, स्किज़ोफ्रीनिया में मोस्टली ये यूज किया जाता था। नेक्स्ट इज टूरेट सिंड्रोम में इसको हम देते हैं, टूरेट, TOURETTE। ठीक है, टूरेट सिंड्रोम, ये क्या होता है, इसमें टिक्स, आपने सुना होगा टिक्स वर्ड होता है। टिक्स क्या होता है, बार बार कुछ सेम हरकत करना, सेम इनवॉलेंट्री मूवमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों की आदत होती है जैसे बार बार अपने नोज पे हाथ लगाने की, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, या फिर आइज जो है बहुत ज्यादा ब्लिंक करते रहेंगे। ठीक है, तो किसी किसी का, सबका ये अपना अलग अलग रहता है। ठीक है, कोई बार बार जैसे ईयर को छेड़ रहा है, कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जिसका कोई मीनिंग नहीं है बट फिर भी पेशेंट कर रहा है। ठीक है, और ये देखा जाता है टूरेट सिंड्रोम में। ठीक है, तो इसके लिए भी हम हेलोपेरिडोल देते हैं। एंड लास्ट, इंट्रैक्टेबल हिकअप्स। ठीक है, अगर हिकअप्स का कोई इलाज ना हो, कोई भी असर नहीं हो रहा है, बहुत सारे ट्रीटमेंट दे दिया है, तब हम हेलोपेरिडोल दे सकते हैं। ओके, बट मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्किज़ोफ्रीनिया इंपॉर्टेंट है, ये स्किज़ोफ्रीनिया में दिया जाता है। फाइन, अब हेलोपेरिडोल की डोज क्या है, 2 to 5 mg। दिया कैसे जाता है, ये ओरली आप टैबलेट्स दे सकते हो। अगर इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आया हुआ है तो आप इसको IM दोगे। ठीक है, इससे जो है। एंड लास्ट इज, एक IM इंजेक्शन लगता है लॉन्ग एक्टिंग वाला। ठीक है, इसमें क्या है, इस इंजेक्शन का असर जो है बहुत टाइम तक पेशेंट में दिखेगा। जो ये इमरजेंसी में हमने IM लगाया था, ये है शॉर्ट एक्टिंग, थोड़ी देर के लिए असर दिखेगा। बट ये जो IM डिपोट वाला होता है, ठीक है, IM डिपोट बोल सकते हैं आप, ये जो है 4 वीक्स के लिए लगेगा। ठीक है, 1 महीने में 1 इंजेक्शन लगेगा IM, और जो है पूरा मंथ जो है पेशेंट को हेलोपेरिडोल की टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं जो टैबलेट लेना भूल जाते हैं, उनके लिए ये वाला इंजेक्शन काम आता है, IM लॉन्ग एक्टिंग। फाइन, अब इसके साइड इफेक्ट हैं EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। EPS में क्या क्या आता है, पहली बात तो इसमें 4 सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, फर्स्ट इज टार्डिव डिस्काइनेशिया। तो टार्डिव डिस्काइनेशिया क्या होता है, इसमें देखा जाता है लिप स्मैकिंग एंड टंग प्रोट्रूशन। ठीक है, ये इसमें देखा जाता है। अब अगर आपने टाइम से हेलोपेरिडोल जो है पेशेंट में स्टॉप नहीं किया तो ये जो है परमानेंट हो सकता है, टंग प्रोट्रूशन जो है परमानेंट देखा जा सकता है। ओके, सेकंड इज एकथीशिया। क्या है, इसमें जो है पेशेंट रेस्टलेस रहेगा, एक जगह बैठ नहीं पाएगा और जो है मतलब घूमता रहेगा, रेस्टलेस रहेगा। थर्ड इज पार्किंसनिज्म, मतलब पार्किंसन जैसे सिम्टम्स दिखेंगे, जो हमारा ट्रैप होता है उसमें ट्रिमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है। ठीक है, ये सब जो है इधर देखने को मिलेगा। एंड फोर्थ इज अक्यूट डिस्टोनिया। क्या होता है, सीवियर स्पाज्म। अगर सीवियर स्पाज्म आ जाए फेस में एंड नेक में तो दैट इज अक्यूट डिस्टोनिया। फाइन, तो ये जो है EPS सिम्टम्स जो है देखे जाएंगे अगर आप हेलोपेरिडोल को यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या चीज पूछी जाती है यहाँ से, दैट इज NMS। क्या होता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम देखा जाएगा। इसमें क्या क्या होता है, ये क्लासिक ट्राइड है 3 चीजों का। पहला तो देखा जाएगा हाई फीवर। ठीक है, हाई फीवर मतलब more than 104 का फीवर देखा जाएगा। ठीक है, सेकंड इसमें देखी जाएगी मसल रिजिडिटी। ठीक है, मसल रिजिडिटी में भी एक पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे यूज होता है, लेड पाइप रिजिडिटी। ठीक है, लेड पाइप जैसी रिजिडिटी यहाँ पे देखी जाएगी। ओके, एंड थर्ड इज ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ये देखा जाएगा। ओके, तो दिस इज NMS। ठीक है, NMS और कहाँ देखा जाता है, जिस पेशेंट्स में पार्किंसन है। ठीक है, जिस पेशेंट को पार्किंसन है और उसका लीवोडोपा चल रहा था। ठीक है, अगर आपने लीवोडोपा एब्रप्टली बंद कर दिया, एकदम से बंद कर दिया, तो NMS सिम्टम्स उधर भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज,
जो पेशेंट मेटाक्लोप्रोमाइड लेते हैं, ठीक है, मेटाक्लोप्रोमाइड जिसमें चल रहा है उसमें भी एनएमएस सिम्टम्स देखे जा सकते हैं अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक लिए तो फाइन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ईपीएस एंड एनएमएस। ओके, साइड इफेक्ट्स को लर्न करने के लिए एक निमोनिक है यहाँ पे एंड दैट इज हेल्डोल, HALDOL। ओके, ये क्या है, H से मतलब हाई फीवर आपको मिल गया, इसका मतलब पेशेंट को एनएमएस हो रहा है, फाइन। सेकेंड इज A फॉर एंटीकोलिनर्जिक सिम्टम्स होते हैं, ड्राई माउथ है या ब्लड विजन है, वो इसमें देखने को मिलेगा। थर्ड इज लो बीपी मतलब ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी। D फॉर डोपामीन एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंड O फॉर आउट ऑफ कंट्रोल मूवमेंट्स, ठीक है, ये जो है हमारा ईपीएस में देखा जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल मूवमेंट्स, एकथीशिया। एंड L फॉर लॉन्ग एक्टिंग हेलोपेरिडोल इज अवेलेबल, जिसको डेकोनोट बोलते हैं, DECANOATE, ठीक है। ये वही इंजेक्शन है जो मैंने यहाँ पे बताया था, IM डेपोट वाला, जो 1 मंथ के लिए लगता है, ठीक है। और इधर पूछ लिया जाता है कौन सी टेक्निक से लगेगा, मतलब कहाँ पे लगाना है, ये जो है हमेशा जेड ट्रैक टेक्निक से लगेगा, ताकि जो है हमारी जो ड्रग हमने दिया है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में आके लीक ना करे, फाइन। नाउ अभी क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे यहाँ से हेलोपेरिडोल से हमारे। एक पेशेंट है जिसको हाई फीवर आ गया है और मसल रिजिडिटी देखने को मिल रही है, तो ये कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो इधर आप बोलोगे एनएमएस सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इधर से ही बनेगा, अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं आप क्या करोगे, आप क्या एंटीडोट दोगे। एंटीडोट इसका होता है डेंट्रोलीन, ठीक है, ये एक मसल रिलैक्सेंट है, या फिर आप दोगे ब्रोमोक्रिप्टिन। ओके, ये 2 ड्रग्स आप इसको यूज करोगे एज एन एंटीडोट फॉर एनएमएस, फाइन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है हेलोपेरिडोल का ईसीजी पे क्या असर पड़ेगा, ईसीजी कैसा दिखेगा, तो इसमें जो है क्यूटी प्रोलिंगेशन देखी जाएगी, क्यूटी जो है क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ओके, थर्ड जो है पेशेंट को हम पोजीशनिंग चेंजिंग से रिलेटेड क्या बताएंगे, तो उनको हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि स्लोली जो है पोजीशन चेंज करना है बिकॉज ऑफ ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। एंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो हेलोपेरिडोल है वो कौन से सिम्टम्स को कवर करता है, पॉजिटिव सिम्टम्स को रोकता है या नेगेटिव सिम्टम्स को रोकता है, ठीक है, तो इधर हमने डिस्कस किया था ये पॉजिटिव सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉर्फिन क्या है। मॉर्फिन इज ओपियोइड एनाल्जेसिक, ठीक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ये नार्कोटिक्स के अंडर आएगा। ये जो है पेन रिलीफ एंड सिडेशन के काम आता है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे किसी पेशेंट को कैंसर है उधर उसमें बहुत ज़्यादा पेन देखा जाता है, तो उन पेशेंट्स में हम मॉर्फिन देंगे, या फिर कोई पोस्ट ऑप वाला पेशेंट है जस्ट सर्जरी उसकी होके आई है, उस केसेस में हम मॉर्फिन यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड जो है ये सिडेशन भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इट इज़ लाइक अ ब्लैंकेट, कि मतलब पेशेंट का सारा पेन जो है ये खत्म कर देगा, ठीक है, पूरी बॉडी को कवर कर लेगा और पेन जो है खत्म कर लेगा। पर ये ऐसा ब्लैंकेट है जो अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो उसको रेस्पिरेशन को कम कर देगा, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन रेट कम करता है ये, ठीक है, तो ये एक हैवी ब्लैंकेट है, अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिप्रेस कर देगा, फाइन। ये सोर्स कहाँ से किया जाता है, लिया कहाँ से जाता है, ये इसको हम लेते हैं ओपियम से, मतलब पैपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, इधर से ये जो है डिराइव होता है, लिया जाता है पैपेवर सोमनीफेरम। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। सेकंड इज इट इज स्ट्रॉन्ग पेन किलर, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है ये। ओके, सेकंड यूज कब किया जाता है, यूज किया जाएगा सीवियर पेन में, जैसे पोस्ट ऑप पेन है, ठीक है, पेशेंट की जस्ट सर्जरी हुई है उस केसेस में देंगे, या फिर कैंसर वाला पेशेंट है, या फिर MI का पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का, इसमें ये पेन भी कम करेगा और एंग्जाइटी भी कम करेगा, ठीक है, डिक्रीज एंग्जाइटी एंड डिक्रीज पेन। एंड लास्ट इज अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में भी देंगे, ठीक है। अब सोचने की बात ये है कि अगर ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, रेस्पिरेशन रेट को कम कर देता है, ठीक है, तो हम अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में क्यों दे रहे हैं, ठीक है, ये तो लंग का डिसऑर्डर है तो हमें क्यों देना है, तो इसमें क्या है, पल्मोनरी एडिमा में हम क्यों दे रहे हैं मॉर्फिन, क्योंकि ये एंग्जाइटी को कम करता है, ठीक है, एंग्जाइटी की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है, तो अगर एंग्जाइटी कम कर देंगे तो ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा, इसीलिए जो है ये इसमें दिया जाएगा। सेकेंड जो है ये वीनो डायलेशन करता है, वेन्स में जो है डायलेशन कर देगा, अगर वेन्स में डायलेशन हो गया तो हार्ट के पास ब्लड कम आएगा, प्रीलोड कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर प्रीलोड कम हो गया तो जो लंग्स में वापस पानी भर रहा था वो भी कम हो जाएगा, ठीक है।
एंड थर्ड इज सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये जो है डाउन कर देता है, मतलब इसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा। इससे क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा एंड वर्कलोड कम हो जाएगा हार्ट का, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कि अक्यूट पल्मोनरी इडीमा में हमें मॉर्फिन क्यों देना है। एक्चुअली अगर हम इसको माइल्ड उसमें देंगे, कंट्रोल्ड रूप में देंगे, तो इतना ये प्रॉब्लम कॉज नहीं करता जितने ये फायदे दे देगा पल्मोनरी इडीमा के पेशेंट को, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये पल्मोनरी इडीमा में हम दे सकते हैं, बट अगर पेशेंट एस्थमा का है, सीओपीडी का है, उन केसेस में हम नहीं देते हैं। फाइन। और नेक्स्ट इज डोज क्या रहेगा इसका, 2 to 5 mg IV हम इसको देंगे अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है। अदरवाइज इसको ओरल भी दिया जा सकता है, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं एंड IM भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो है ये PCA के थ्रू भी दिया जा सकता है। PCA क्या होता है, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। इसमें क्या होता है, एक पंप होता है, पेशेंट के हाथ में पकड़ा देंगे कि भाई जब भी तुझे पेन हो तो ये बटन दबाना और मॉर्फिन तेरी बॉडी में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये जो है PCA का यूज होता है। फाइन। जैसे कैंसर वाला पेशेंट है, ठीक है, हमें पता है उसको पेन होना ही होना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट जो है इतने उसको बताएगा, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगा या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेगा, तब तक जो उसका पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब हमें पता है कि इसको पेन होना ही है, पेशेंट के हाथ में ही एक बटन थमा देते हैं, एक PCA मशीन दे देते हैं, जिससे जो है वो उसको बटन से जो है मॉर्फिन को रिलीज करवा सकता है अपनी बॉडी पे, ठीक है। इधर से पूछा जा सकता है कि क्या इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किन लोगों में हम PCA नहीं लगाएंगे। तो हम बच्चों को PCA नहीं देते हैं, ड्राउजी पेशेंट को, कंफ्यूज्ड हैं जो, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है ऑब्वियसली, उनको, उनमें जो है हम PCA यूज नहीं कर सकते। ओके। सेकंड थिंग इज, कभी भी अटेंडेंट को पेशेंट के बिहाफ पे बटन नहीं दबाना है, ठीक है। पेशेंट क्या बोलेगा कि हर आधे घंटे में ये बटन दबा देना, अपने अटेंडेंट को उसने बता दिया, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया कि मुझे तो पेन होगा ही होगा। तो ऐसे क्या होता है कि अननेसेसरी भी कई बार जो है ड्रग दिया जाता है। फाइन। तो इसका एक थंब रूल है, हमेशा पेशेंट ही बटन जो है प्रेस करेगा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैंने बटन जो है लगातार 3 बार प्रेस कर दिया, तो इस केस में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार प्रेस करने के बाद में इसका कुछ लॉकिंग पीरियड होता है, लाइक 10 मिनट्स का। सबका जो है अलग अलग रहेगा PCA मशीन में। तो अगर हम 10 मिनट्स का मान लें तो 10 मिनट तक जो है दवाई रिलीज नहीं होगी, चाहे आप कितना भी प्रेस कर लो, ठीक है। तो मशीन इज स्मार्टर देन पेशेंट, कि आप चाहे कितनी बार भी दबाते रहो, वो जो है ड्रग रिलीज ही नहीं करेगा लॉकिंग पीरियड में, अगर आपने एक बार दबा दिया है तो। फाइन। नाउ नेक्स्ट इस साइड इफेक्ट क्या देखे जाएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसमें क्या है, ब्रेन की परसीविंग की पावर खत्म हो जाती है कि ऑक्सीजन जो है बॉडी में कम है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है, तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि ऑक्सीजन कम है और वो जो है एक्टिवेट हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाएंगे, ठीक है। इससे क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। बट मॉर्फिन क्या करता है, ब्रेन की परसीविंग पावर को ही खत्म कर देगा, ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन जो है कम हो गई है, एक चीज। दूसरी चीज, दूसरा साइड इफेक्ट इसमें क्या देखने को मिलेगा, प्यूपिल, क्योंकि ये ओपियोइड है, आपको पता है ओपियोइड के साथ में पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। मैंने बताया था ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है डिक्रीज कर देता है इसके एक्शन को ये मॉर्फिन, तो इसमें जो है पिन पॉइंट प्यूपिल जो है देखे जाएगा, मियोसिस देखा जाएगा। थर्ड क्या देखा जाएगा, हाइपोटेंशन देखा जाएगा एंड ब्रेडीकार्डिया। ओके। फोर्थ क्या देखा जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन देखा जाएगा एंड कॉन्स्टिपेशन। और दिस इज समथिंग, कॉन्स्टिपेशन इज समथिंग जो 100% पेशेंट्स में देखा जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। जो भी लॉन्ग टर्म मॉर्फिन थेरेपी पे हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन जरूर देखा जाएगा। अब इसमें क्या है, नर्सिंग कंसिडरेशंस, आप क्या ध्यान रखोगे, ठीक है। नर्सिंग कंसिडरेशंस, फर्स्ट इज 12 ब्रेथ रूल, मतलब अगर आपका रेस्पिरेशन, अगर पेशेंट का रेस्पिरेशन 12 से नीचे है तो यू विल विदहोल्ड द ड्रग एंड नोटिफाई द डॉक्टर। सेकेंड इज एंटीडोट, अगर पेशेंट में आपको मिले कि पेशेंट जो है स्लो ब्रीथ कर रहा है, साइनोज्ड है या अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है। और इसमें एंटीडोट आप क्या दोगे, नैलोक्सोन, ठीक है। ओपियोइड्स में हम कौन सा एंटीडोट देते हैं, नैलोक्सोन। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे, अगर किसी पेशेंट का मॉर्फिन चल रहा है तो हम उसकी साइड रेल्स जो है अप रखेंगे, क्योंकि ये ड्राउजीनेस करता है, प्लस एम्बुलेशन में हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, ठीक है। पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज फॉल हो सकता है। एंड फोर्थ इज, बिकॉज इन पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है तो आप हाई फाइबर डाइट दोगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी बताया 100% पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन देखा जाएगा, तो हाई फाइबर डाइट दोगे, प्लस
स्टूल सॉफ्टनर्स दोगे, ठीक है, उसमें क्या दोगे आप, डॉक्यूसेट दोगे एज अ स्टूल सॉफ्टनर। तो इधर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी क्वेश्चंस तो यहीं से बनेंगे कि आई के प्यूपिल में क्या चेंज आएगा, तो आपको लिखना है मियोसिस देखा जाएगा, पिन पॉइंट प्यूपिल देखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पल्मोनरी इडीमा में आप पेशेंट को मॉर्फिन दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। थर्ड जो 12 ब्रेथ रूल पे बन सकता है, अगर 12 से नीचे है रेस्पिरेशन रेट तो आप दोगे या नहीं दोगे। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किन पेशेंट में आप इसको नहीं दोगे। तो फर्स्ट इज इंक्रीज्ड आईसीपी में नहीं देंगे, सेकंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि सीओपीडी एंड एस्थमा में हम इसे नहीं देंगे, थर्ड शॉक की कंडीशन में हम इसे नहीं देंगे, एंड फोर्थ जो है लिवर डिजीज में फिर भी हम इसको यूज कर लेते हैं, बट इसको कॉशियसली यूज करना है, थोड़ी जो है मॉनिटरिंग रखनी है। क्यों रखनी है, क्योंकि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, उसमें जो है ये स्पाज्म कॉज कर देता है, इसलिए जो है लिवर डिजीज में थोड़ा सा कॉशियसली यूज करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्रग, दैट इज सैल्बुटामोल। ओके, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है सैल्बुटामोल। इज साबा मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ओके, इसको हम साबा बोलते हैं। ये यूज कब किया जाता है, एस्थमा में। अब इसकी नई गाइडलाइंस आ गई हैं, वो भी मैं अभी बता दूंगी। तो इसका काम समझो पहले, करता क्या है, ये करता है ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है। तब तो क्या होगा, जब जो पेशेंट है जैसे सीओपीडी के पेशेंट हैं या एस्थमा के पेशेंट हैं जिनके जो है एयरवेज नैरो हो जाते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जो हैं कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, उस केसेस में हम इसको देंगे ताकि ब्रोंकोडाइलेशन देखा जा सके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सैल्बुटामोल। नाउ यूजेस, एस्थमा में हम इसको यूज करते हैं, रेस्क्यू ड्रग बोला जाता है एस्थमा के लिए। सेकंड इज सीओपीडी में हम इसको यूज करेंगे। थर्ड जो है हम इसको हाइपरकैलीमिया में यूज करेंगे, ठीक है। याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाइपरकैलीमिया में मतलब ये जो है पोटेशियम को ब्लड से जो है सेल्स के अंदर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाइपोकैलीमिया कोज करता है, पोटेशियम जो है कम कर देता है पेशेंट में। अब थोड़ा सा एस्थमा के बारे में देख लेते हैं, न्यू गाइडलाइंस में क्या बताया गया। ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, बट शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जीना है, GINA, ठीक है, इन्होंने एस्थमा के लिए न्यू गाइडलाइंस दी है। पहले क्या होता था, जब एस्थमा का पेशेंट आता था तो डायरेक्ट जो है हम बस सैल्बुटामोल देते थे, ठीक है, ये एक रेस्क्यू ड्रग था, और जो है ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते थे और माना जाता था कि हाँ अब पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा। बट जीना ने क्या बोला कि आप जो है ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर रहे हो, ठीक है, बट व्हाट अबाउट इन्फ्लेमेशन, जो एयरवे इन्फ्लेमेशन हो रखा है उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। ये तो आप बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हो, बट यू आर नॉट ट्रीटिंग द कॉज, ठीक है, क्योर नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे। तो इन्होंने क्या नई चीज ले आए हैं, ये लो डोज ICS देंगे। लो डोज ICS मतलब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, प्लस हम लाबा देते हैं। अब लाबा मतलब लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, फाइन। और लोडोज ICS में और लाबा में हम क्या देंगे, ब्यूटीसोनाइड, ठीक है, ब्यूटीसोनाइड प्लस फॉर्मेट्रोल, ये हमारा प्रेफर्ड वो रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। तो नाउ अ डेज एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए ब्यूटीसोनाइड प्लस फॉर्मेट्रोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, फॉर्मेट्रोल एक लाबा है, ये जो है एयरवे को ओपन करेगा, जो काम सैल्बुटामोल कर रहा था, और ब्यूटीसोनाइड जो है कॉज को ट्रीट करेगा, जो एयरवे इन्फ्लेमेशन हो रखी है उसको ट्रीट करेगा, फाइन। बट इसका मतलब ये नहीं है सैल्बुटामोल बिल्कुल मार्केट से खत्म हो गया। सैल्बुटामोल स्टिल यूज्ड, जैसे घरों में होता है कि अगर किसी को अटैक आया है तो क्या है, सैल्बुटामोल रेस्क्यू के लिए यूज किया जा सकता है, बट साथ साथ ब्यूटीसोनाइड भी करना है। कुछ लोग जो है रेगुलर पंप्स यूज करते हैं घर पे, वो सैल्बुटामोल के साथ साथ जो है ब्यूटीसोनाइड भी यूज करेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट ट्रैक में, ट्रैक 1 में यही बताया गया, वी विल ऑलवेज प्रेफर ब्यूटीसोनाइड प्लस फॉर्मेट्रोल, ठीक है। इधर से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपने 2 पंप यूज करने हैं, जैसे कि 2 बार आपने सैल्बुटामोल लेना है, ठीक है, तो आप कितनी मिनट के लिए रुकोगे। एक पफ लेना है, फिर जो है दूसरा पफ लेना है, इन दोनों के बीच में जो है 1 मिनट का डिफरेंस एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपने लेना है एक ब्रोंकोडाइलेटर एंड सेकंड जो है हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 5 मिनट्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हो, ठीक है, तो ऑलवेज माउथ को रिंस करना है, रिंस माउथ, ठीक है। ये जो है यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ कम टू डोज। डोज में क्या कैसे लेते हैं, ये इनहेलेशन से लेते हैं, मतलब MDI आते हैं, मीटर्ड डोज इनहेलेशन, ठीक है, एंड या फिर आप कैसे ले सकते हो इसे, नेबुलाइजेशन से, ओके। अब आ जाओ इसके साइड इफेक्ट पे। साइड इफेक्ट क्या कॉज करता है,
देखो साइड इफेक्ट में जब भी आपको याद करना हो तो ये समझ लेना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे साइड इफेक्ट करता है, ठीक है। इट मिमिक्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो जो इसमें होता है वो इसमें दिखाई देगा। मतलब सबसे पहला सिम्टम ये करेगा टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट को बढ़ा देगा प्लस पाल्पिटेशन करेगा। सेकंड करेगा ट्रिमर्स। इसमें क्या है, फाइन ट्रिमर्स देखे जाएंगे हाथ में, ठीक है। और अभी जो है हमने कोर्स ट्रिमर्स डिस्कस किए थे, वो किस में किए थे, लिथियम में। अगर लिथियम थेरेपी ले रहे हो तो एज अ साइड इफेक्ट आपको कोर्स ट्रिमर्स दिखेंगे, बट अगर आप सैल्बुटामोल ले रहे हो तो आपको फाइन ट्रिमर्स दिखेंगे, ठीक है। तीसरा ये करता है हाइपोकैलीमिया, ठीक है। अभी बताया था कि ये हाइपरकैलीमिया में यूज होता है, तो इट मीन्स ये हाइपोकैलीमिया करता है। फोर्थ ये क्या करता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज को बढ़ा देगा। सो दीज आर द मेन साइन एंड इफेक्ट्स सीन इन सैल्बुटामोल एंड दिस ड्रग इज यूज्ड फॉर अक्यूट रिलीफ, ठीक है। ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं की जाती है, ये जो है सिर्फ अक्यूट रिलीफ के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन जाता है, अगर आप कोई ब्रोंकोडायलेटर ले रहे हो एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हो, ठीक है, तो आप इनमें से पहले कौन सा लोगे, पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोगे या ब्रोंकोडायलेटर लोगे। तो इधर आप याद रखना बी जो है सी से पहले आता है, ठीक है। तो आप पहले जो है ब्रोंकोडायलेटर लोगे और फिर जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लोगे, ठीक है। कॉमन सी बात है, लंग्स को पहले आप ब्रोंकियोल्स को डायलेट करोगे ताकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आके अपना एक्शन दिखा सके, ठीक है। तो पहले आप ब्रोंकोडाइलेशन के लिए लोगे, देन जो है आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लोगे। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ये जो है हम कार्डियक डिजीजेस में अवॉइड करते हैं, नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो टैकीकार्डिया करता है, हाइपोकैलीमिया करता है, ठीक है। तो इसलिए कार्डियक डिजीजेस में हम इसको यूज नहीं करेंगे, इनमें यूज नहीं करते हैं, एंड हाइपरथायरॉइडिज्म में, ओके। तो इधर से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है, बिफोर गिविंग सैल्बुटामोल आप क्या मॉनिटर करोगे, हार्ट रेट मॉनिटर करोगे, रेस्पिरेशन रेट मॉनिटर करोगे एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सैल्बुटामोल जो है रेस्क्यू ड्रग है या मेंटेनेंस ड्रग है, ठीक है। तो इधर आपको पता होना चाहिए सैल्ब्यूटामोल जो है रेस्क्यू ड्रग है एंड सेलमेट्रोल जो है मेंटेनेंस ड्रग है, ओके। और जब भी हम इनहेलर यूज करते हैं सैल्ब्यूटामोल का, वी हैव टू शेक इट बिफोर यूज, ठीक है। हमेशा पहले शेक करना है फिर हमें यूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट सैल्ब्यूटामोल। नाउ कम टू नेक्स्ट ड्रग एंड दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, इट इज एंटी कन्वल्सेंट, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट है, ये रिलैक्स करता है तीन चीजों को। एक तो ये करेगा ब्रेन को रिलैक्स, एक ये करेगा मसल को रिलैक्स एंड थर्ड करेगा ये हार्ट को रिलैक्स, ठीक है। अगर ब्रेन को रिलैक्स करेगा तो शिजर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। मसल में जो है मसल रिलैक्सेंट की तरह यूज किया जा सकता है एंड हार्ट में जो है ये एरिथमियाज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। नाउ कम टू यूजेस, कब यूज करते हैं। एक्लेम्शिया में फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम सल्फेट, ओके। सेकंड जो है ये सीवियर प्री एक्लेम्शिया में भी दिया जा सकता है एज अ प्रोफाइलेक्सिस, प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, सीवियर प्री एक्लेम्शिया। थर्ड जो है ये हम यूज करते हैं टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस। ये क्या होता है, काइंड ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, इसमें हमेशा मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हियर, ठीक है। एंड फोर्थ इज सीवियर एस्थमा में भी ये यूज किया जाता है, ओके। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है कैसे देना है पेशेंट को। अगर कोई एक्लेम्शिया का पेशेंट है, आप कैसे जो है एडमिनिस्टर करोगे। इधर नाम आता है प्रिटचार्ड रेजिमेन का। देखो इस रेजिमेन में क्या है, ये सिंपल ऐसा ड्रग नहीं है कि लोड किया और दे दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है। ये हम देंगे IV प्लस IM, IV भी देंगे और IM भी देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप दोगे लोडिंग डोज। दो तरह की डोज होती है, एक तो तुरंत लगा दो, फिर जो है मेंटेनेंस पे डाल दो पेशेंट को। पहले आप दोगे लोडिंग डोज में आप दोगे IV दोगे आप 4 ग्राम आपने IV दे दी एंड 10 ग्राम जो है आप IM दोगे। ये आपका डोजिंग रहेगा। अब IM देने का क्या तरीका है, 5 ग्राम जो है एक बटक पे दोगे, दूसरे बटक पे 5 ग्राम दोगे। इस तरह से आप लोडिंग डोज दोगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। 4 ग्राम IV दे दो और 10 ग्राम जो है IM दे दो, ठीक है। सेकंड थिंग, मेंटेनेंस पे जब आप पेशेंट को डालोगे तो कैसे दोगे। अब आपको देना है 5 ग्राम IM, ठीक है, एवरी 4 आवर्ली। एवरी 4 आवर्स में जो है 5 ग्राम आप एडमिनिस्टर करते रहोगे। और ये कैसे करोगे, ऑल्टरनेट बटक्स पे। फॉर एग्जांपल अभी आपने 4 बजे जो है मेंटेनेंस डोज देनी है तो आपने दे दी लेफ्ट बटक पे, ठीक है। बट अब आप जो 4 घंटे बाद 8 बजे जो डोज दोगे वो आप राइट बटक पे दोगे। ऐसे जो है ऑल्टरनेट करके रखना है, ओके। एंड वन मोर थिंग,
दिस ड्रग मैग्नीशियम सल्फेट इज एक्सट्रीमली पेनफुल, काफ़ी पेनफुल होती है, तो इसके साथ कई बार जो है हम 2% लिग्नोकेन भी मिला लेते हैं, ठीक है। इंजेक्शन में जो है मैग्नीशियम सल्फेट आपने लोड किया, साथ में जो है 2% लिग्नोकेन भी देंगे, और ये कितना देते हैं 1 ml, ठीक है, ताकि पेशेंट को पेन ना हो। अब इस ड्रग को हम रोकेंगे कब, कि बंद कब करेंगे ये ड्रग, या तो पेशेंट की डिलीवरी हो जाए, ठीक है, पेशेंट की डिलीवरी के 24 आवर्स के बाद आप बंद कर सकते हो, या फिर पेशेंट का लास्ट सीजर को 24 आवर्स हो गए हैं, ठीक है, लास्ट सीजर जो है 24 घंटे पहले आया था, अब 24 घंटे में कोई सीजर नहीं आया है, आप इस ड्रग को रोक दो, ठीक है। और इन दोनों में से अगर एक ऑप्शन चूज करना हो तो विच एवर हैपन्स लेटर, इनमें से जो चीज बाद में होगी उसको हम फॉलो करेंगे, ओके। जब आप ये मेंटेनेंस थेरेपी दे रहे हो, ये तो अब आपको हर 4 घंटे में देनी है, इससे पहले आप 3 चीजें पेशेंट में चेक करोगे। फर्स्ट इज पेटेलर रिफ्लेक्स, क्या होता है, नी जर्क रिफ्लेक्स जो है पेशेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नी जर्क एब्सेंट है तो आप इस ड्रग को जो है विदहोल्ड करोगे, इसका मतलब ये माना जाएगा कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होगी, फाइन। सेकंड जो है आप रेस्पिरेशन रेट चेक करोगे, बताया ना रिलैक्सेंट है तो ये रेस्पिरेशन रेट को भी कम करता है, तो अगर आपका रेस्पिरेशन रेट, पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट जो है 12 से कम है तो आप इस ड्रग को विदहोल्ड कर दोगे। एंड थर्ड इज यूरिनरी आउटपुट, अगर पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट 30 ml पर आवर से कम है या फिर 100 ml इन 4 आवर्स से कम है तो जो है हम इसको विदहोल्ड कर देंगे। अब इसकी थेरेपेटिक रेंज देख लेते हैं कि नॉर्मली मैग्नीशियम सल्फेट कितना होता है। नॉर्मली जो है मैग्नीशियम हमारे बॉडी में होता है 1.5 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, बट अगर पेशेंट को मैग्नीशियम थेरेपी चल रही है तो यही रेंज, थेरेपेटिक रेंज हो जाएगी 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। एंड मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे, अगर पेशेंट को 7 से ऊपर मैग्नीशियम पहुंच गया है तो वी विल से कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है, फाइन। टॉक्सिसिटी के साइन मैंने आपको बता दिए हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा, नी जर्क जो है एब्सेंट हो जाएगा, पेटेलर रिफ्लेक्स देखते हैं हम इसमें, एंड यूरिनरी आउटपुट, ये तीनों चीज हमें मॉनिटर करनी है। एंड लास्ट इज हमें हमेशा पेशेंट के बेड साइड 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है रखना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट हमेशा रखेंगे ताकि अगर टॉक्सिसिटी होगी तो जल्दी से हम इसको एडमिनिस्टर कर दें, ठीक है। तो दिस इज एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। एंड लास्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन पेशेंट में हम इसको नहीं देंगे। फर्स्ट इज रीनल फेलियर में, रीनल फेलियर में नहीं देंगे क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, ड्रग को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी तो टॉक्सिसिटी होने के ज़्यादा चांस है, रीनल फेलियर के पेशेंट में नहीं देंगे। सेकंड इज माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में नहीं देंगे, एंड थर्ड इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के केसेस में नहीं देंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से यही बनेंगे कि कौन से केसेस में इसको दिया जाता है। ऑब्वियसली एक्लेम्शिया में दिया जाता है, सेकंड इज टॉर्सिडिस डी पॉइंटिस में दिया जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर पूछा जा सकता है पिचार्ड रेजिमेन के अकॉर्डिंग हम लोडिंग डोज कितना देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए 14 ग्राम देते हैं, 4 mg 4 ग्राम जो है हम वैसे देंगे, IV देंगे, एंड 10 ग्राम जो है IM देंगे, ओके। आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट पेशेंट को एडमिनिस्टर करने गए और नी जर्क जो है एब्सेंट है तो ऑब्वियसली यू विल विदहोल्ड द ड्रग एंड नोटिफाई द फिजिशियन। एंड फोर्थ इज, एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये प्री टर्म लेबर में क्यों देते हैं, प्री टर्म लेबर है उसमें हम क्यों देते हैं। ये हम देते हैं मसल को रिलैक्सेंट करने के लिए, मतलब मसल को रिलैक्स करेगा मतलब यूट्रस को रिलैक्स कर देगा, ठीक है, तो उससे जो है प्री टर्म लेबर नहीं होगा, प्लस जो है फीटल को न्यूरो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीशियम सल्फेट। एंड नाउ जो बचे हुए ड्रग्स हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसीलिए मुझे ये पार्ट्स में बनानी पड़ रही है, फाइन। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।